गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने कल लेसन पढ़ा था अर्थशास्त्र का सामाजिक विषय का पाठ 1 विकास, उसके कुछ आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो जो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सार्वजनिक सुविधाएं। तो देखिए, सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारी आय अधिक हो, उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं, हमारी आय अगर अधिक है तो हम आम जीवन की जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम खरीद नहीं सकते हैं। अब जैसे वो क्या आवश्यकता है, जैसे कि मुद्रा से प्रदूषण मुक्त वातावरण हम नहीं खरीद सकते, इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं भी जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग। सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यरत है, जबकि झारखंड में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो उद्देश्य होते हैं आपके साधारण व्यक्तियों को महंगाई से बचाना, देश में सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे जैसी स्थिति में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। ये क्या है, हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य हैं। अब हम पढ़ेंगे लाभ क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। तो लाभ है हमारे, जैसे देश के गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। इससे देश में समाजवादी तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना हो जाती है या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं। अगर लाभ हैं तो कमियां क्या है कि भ्रष्टाचार इसके सबसे बड़े दोष में शामिल हो जाता है, और अकुशल प्रबंधन के कारण भारी राजस्व की हानि होती है। यह राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। उचित नियंत्रण के अभाव में यह बोझिल हो रहा है। तो ये क्या है, इसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ये क्या है, कुछ कमियां हैं। अब हम देखेंगे शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है आपका, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के भार को लंबाई के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। तो जो इसका अगर एक तरीके से हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर व्यक्ति का भार बटे लंबाई। तो ये हम इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद सतत विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सतत विकास क्या है आपका, विकसित और विकासशील देशों का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आधार पर किया जाता है। यह है हमारा क्या, सतत विकास। अब पर्यावरण गिरावट और सतत विकास के बारे में देखेंगे। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ न्यूनतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने पर बल देता है। पर्यावरण गिरावट को निम्न के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे भारत के भूजल के अति उपयोग के रूप में या फिर प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के रूप में। तो बच्चों, ये हमारा विकास का जो पार्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्पीय। तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास से क्या तात्पर्य है। तो विकास किसी देश के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करता है, जो सतही सुरक्षा तथा समानता आदि विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल आबादी द्वारा देश के कुल आय को विभाजित करके की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय है, उस वितरण प्रणाली से है उपयोग की कुछ वस्तुएं अथवा खाद्य पदार्थ को न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराना।
उसके बाद ये हमारे कुछ बहुविकल्प दे रखे हैं। तो बच्चों, ये जो भी आपको पढ़ाया गया है इसे अच्छे से पढ़ें आप, और अपनी कॉपी में भी नोट करें इसको। थैंक यू।